देखते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी किस दौरान बनती है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी बनती है, सूर्य चूँकि स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, बुध के बाद जो है बुध सबसे करीब ग्रह है और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। तो इस परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच जो सर्वाधिक यानी मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है वह कब बनता है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है यह ऑप्शन सी जाना जाएगा कि यह अपसौर की स्थिति में बनता है। और अपसौर की स्थिति जो है यह सर्वाधिक दूरी वाला अपसौर की स्थिति यह 4 जुलाई की तिथि को होता है। कब होता है? 4 जुलाई की तिथि को जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में सबसे अधिकतम दूरी अपसौर की स्थिति बनती है। दूसरा, अगर इसी के विपरीत आप प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब रहती है, तो सबसे कम दूरी रहती है 3 जनवरी की तिथि को और वह स्थिति उपसौर की स्थिति कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस सर्वाधिक दूरी है वह 4 जुलाई की तिथि को और उस स्थिति को अपसौर के नाम से जानते हैं। और इसी के विपरीत है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे न्यूनतम दूरी जो है यह 3 जनवरी की तिथि को और इस स्थिति को जो है उपसौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। यहाँ पर सबसे छोटा उपग्रह पूछा जा रहा है, यानी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड का नाम पूछा जा रहा है। हम लोग जो है पढ़ते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर, वह ग्रह कहलाता है और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करता है वह उपग्रह कहलाता है। तो जैसे हमारा पृथ्वी हमारी उपग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसका केवल एक अपना उपग्रह है जो प्राकृतिक है, उसका नाम है चंद्रमा, चंदा मामा। चंदा मामा जो है यानी चंद्रमा, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। यहाँ पर बाकी जो अन्य ग्रह हैं उसके पास जो है कई सारे ग्रह ऐसे हैं जिनके पास, किसी के पास 2 है, किसी के पास 50 से भी अधिक उपग्रह है। तो यहाँ पर सबसे छोटा उपग्रह पूछा जा रहा है। प्रश्न अगर आप हमसे उत्तर कर पा रहे हैं पहले तो कीजिए, नहीं तो आपको हम बताते चलें कि जो सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों वह है डीमोस उपग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यह डीमोस उपग्रह जो है यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। कौन? डीमोस। और मंगल ग्रह के पास टोटल 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो डीमोस जो है जितने भी 8 ग्रह हैं और उन ग्रहों के पास जो उपग्रह है उसमें सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। और जो सबसे बड़ा उपग्रह की बात होगी तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। याद रखिएगा, ग्रह में भी सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जिसको जुपिटर के नाम से जानते हैं। और इसी का उपग्रह है जो है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी का उपग्रह कौन है? बृहस्पति का उपग्रह कौन है? गैनीमेड। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का गैनीमेड जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बड़ा ग्रह भी बृहस्पति और उसी का उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चूँकि हम एक प्रश्न में आपको सभी प्रश्नों को कवर कराते चलते हैं ताकि इस आधार पर अगर कोई भी प्रश्न बनता है दोस्तों तो वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि सौर मंडल में सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सौर मंडल का जो बड़ा उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखें गैनीमेड है जो कि बृहस्पति यानी जुपिटर का है। लेकिन यहाँ पर टाइटन उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि टाइटन उपग्रह जो है यह किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों टाइटन जो है यह जो है सैटर्न यानी शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टाइटन जो है यह शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई
कहीं कहीं पे जुड़वा बहन भी आता है। यहाँ पर प्रश्न है कि कौन से दो उपग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सहोदर भाई यानी सगे भाई के नाम से जाने जाने का काम इनमें से किस दो उपग्रह का है। तो दोस्तों इसका चौथा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या होगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का अरुण और वरुण, अरुण और वरुण जो है ये दो सहोदर भाई के रूप में जाना जाने वाला उपग्रह है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अरुण और वरुण ये दो सहोदर भाई के रूप में जाना जाने वाला उपग्रह है। ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो एक तरफ पर्वत दिए हैं और दूसरी ओर पर्वतों के प्रकार है, तो कौन सा किससे सुमेलित होगा इसमें हमको देखना है। तो अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो कि अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है। किसका है? अवशिष्ट पर्वत का यह प्रकार है। उसी प्रकार जो है अगर हम लोग बात करें ब्लैक फॉरेस्ट का, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह ब्लॉक पर्वत का प्रकार है। किसका है? चौथा क्या जाना जाएगा, यानी ब्लॉक पर्वत का प्रकार है। माउंट कैटोपैक्सी, माउंट कैटोपैक्सी जो है, माउंट कैटोपैक्सी यह जो है ज्वालामुखी पर्वत है। और आल्पस जो है यह वलित पर्वत है। हिमालय भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी हिमालय की चोटी है, जिसका नाम एवरेस्ट है। तो हिमालय भी जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस हैं कि अरावली अवशिष्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, उसी प्रकार माउंट कैटोपैक्सी जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है, और आल्पस जो है वलित पर्वत है। तो इस कूट के अकॉर्डिंगली जो सही उत्तर बैठ रहा है वो ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल है कि वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व पूछा जा रहा है जी, स्टेबल एलिमेंट। सर्वाधिक गैस जो है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस या सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप झट से नाइट्रोजन कमेंट कर देते हैं या नाइट्रोजन को परीक्षा में टिक करके या OMR को आप फिल कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अस्थायी तत्व नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन सर्वाधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है, जो कि वायुमंडल में 78% है। ऑक्सीजन 21% है लगभग में, और CO2 जो है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03% है। लेकिन इन सब के विपरीत जो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जलवाष्प है। वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? जलवाष्प है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा वैसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78। ये तो याद ही होगा आपको। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सवाल अगला है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शंस जो है वह बी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी तत्व है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि वायुमंडल में तापमान का वृद्धि होगा, और यह ग्रीन हाउस को इफेक्ट के रूप में जाना जाएगा। सवाल अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। जी हाँ, प्रश्न को सही से पढ़िएगा, क्योंकि आधा उत्तर प्रश्न में ही छिपा होता है। जल्दी में हम लोग गलती कर बैठते हैं और प्रश्न के स्तर को थोड़ा सा घुमाया जाता है, जिससे हमें एहसास होता है कि प्रश्न काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी सही घटता क्रम क्या है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है, और अंतिम में कौन सा है। तो यहाँ पर जो 8वां नंबर प्रश्न के लिए उत्तर बनेगा, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन 1 नंबर पर रहेगा। उसके बाद जो कम, उससे कम है ऑक्सीजन, तीसरा है, तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आएगा जो 21% है। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी 8वां नंबर प्रश्न के लिए। या फिर जो है
यहाँ पर अब चूंकि अक्रिय गैस की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में आर्गन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो उसके बाद है वह नियॉन गैस है, यानी 1, 3, 4, 2, 5 है कि सबसे अधिक सर्वाधिक नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ऑक्सीजन है जो कि 21% है, और फिर उसके बाद जो है दो यहाँ पर तत्व है आर्गन और नियन, ये दोनों जो है निष्क्रिय गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मात्रा में आर्गन पाए जाते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जो है ये नियन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ से और आपके लिए बन रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न फिर से सुनिएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली यानी सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो उस प्रश्न के लिए उत्तर होगा आर्गन। ऑप्शन 4 यहाँ पे जो आर्गन होगा यानी 4 नंबर पे जो दिया है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस आर्गन, ये वायुमंडल में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस में पाया जाता है। सवाल अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों अब जो हम प्रश्न आया है यह प्रश्न है या इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। इसलिए हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर अब तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पर है कि आदि ग्रंथ, जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, यह जाना जाता है कौन सा वेद। 4 प्रमुख वेद हैं, उनमें से सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसके बाद जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, जिसमें से सबसे जो मतलब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, जिसकी स्थापना बिंबिसार यानी हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश का शासक सबसे पहला वंश शासन किया, फिर उस पर शिशुनाग वंश का शासन रहा, फिर नंद वंश का शासन रहा, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ मौर्य वंश के शासन स्थापित किया। लेकिन मगध साम्राज्य जो है जो इसीलिए सबसे शक्तिशाली ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। 10वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि घनानंद जो है यह समकालीन सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु की घटना को, प्राण त्याग की घटना जो है बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निर्वाण की प्राप्ति जो आपको हुई है यानी ऑप्शन ए कुशीनारा या कुशीनगर में जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई है। आपने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति गया जी जिले, पहले उनका नाम गया जिला था, अब जो नाम परिवर्तन हो गया, याद रखिएगा गया जिला का नाम परिवर्तित होकर के गया जी किया गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, नया नाम क्या है अब गया जिला का, गया जी नाम है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया जी जिले में हुआ और फिर जो है उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके प्रथम उपदेश को महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और फिर जो है ये वो सारनाथ में दिए थे और इनकी जो प्राण त्याग की घटना है वह कुशीनारा में हुई है। सवाल अगला है कि किस शासक ने बौद्धों में से किस स्थान सवाल अगला है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आधुनिक भागलपुर जिला जो है वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित था। वहाँ जो है धर्मपाल, शासक का नाम क्या है, धर्मपाल महोदय के द्वारा उसकी स्थापना की गई। ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। सवाल अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम पूछा जा रहा है। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली
जो पहली महिला है वह महात्मा बुद्ध की जो मौसी या सौतेली माँ के ये महाप्रजापति गौतमी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ है, 2 प्रमुख जैन संगीति का नाम आता है, 4 बौद्ध संगीति और 2 जैन संगीति। यहाँ पर जैन का पूछा जा रहा है तो हम लोग जैन के हिसाब से उत्तर करेंगे कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथा बौद्ध संगीति हुआ था और उसकी जो ये अध्यक्षता किए थे वो थे वसुमित्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित किया था। 1919 का जो वैध शासन था डार्ची था, इसको जो है ये करने का परिचित कराने का काम जो है यह मॉन्टेग्यू ने किया था। और उस वक्त यहाँ वो उसका मॉन्टेग्यू जो है उस वक्त ये थे उसके सचिव थे और भारत में जो है उस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो यहाँ पर इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि भारत में परिचित कराया कौन? चेम्सफोर्ड ने। और इसीलिए जो 1919 का अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे उस वक्त सचिव थे इनके और ये यहाँ पर जो है इनका मतलब ये वायसराय के रूप में चेम्सफोर्ड यहाँ पदस्थापित थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से 1919 के अधिनियम को जानते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ पर जो ऑप्शंस है हमारे स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार कब प्रयोग किया? असहयोग आंदोलन के दौरान या रॉलेट सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट आया 1919 में और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसी के पश्चात जो है 1920 में ये असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। फिर या 1818 का अहमदाबाद जो है मिल मजदूरों के हड़ताल में या बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी मुख्य भूमिका में नहीं थे, इसमें मुख्य भूमिका में सरदार पटेल जी थे। 1927 में यह हुआ था और इसी के कारण जो है इसकी सफल संचालन के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी दिए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार जो अपना ये लिया हथियार के रूप में वह 1918 में अहमदाबाद के मील मजदूर के लिए हड़ताल जो किया था उसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में अपनाया था। और जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जाना जाता है वह 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती के विरुद्ध में जो है हुआ था। और याद रखिएगा। सवाल अगला है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। बिना कंफ्यूज हुए कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि 18 का लिख करके आप लोग कमेंट बताइएगा ABCD में से कौन सा उत्तर सही होगा। 18 लिख के आगे आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस रूप में। 3 जो है कूट दिया है, यानी उनको जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और देश बंधु के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, राजा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं और इसी कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए ही उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शंस 1 और 2 जो है यह सही कूट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देश बंधु की जो बात है तो देश बंधु सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं, चित्तरंजन दास को कहते हैं। किनको कहते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। यहाँ सवाल नंबर 20वां है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है लंदन में। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ है? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 से लेकर के 32 के बीच में।
तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है और उसमें भी कांग्रेस के इकलौते प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो शुरू हुआ था नवंबर में 1930 में, तो उसमें कांग्रेस ने बाइकाट किया और उस वक्त जो है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो फिर उस आंदोलन को स्थगित करने और जो है इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ। इसी कारण उसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। याद रखिएगा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिस कारण उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यह उसमें सहमति बनी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा और गांधी जी या कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तो इसलिए गांधी जी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए थे, जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। कुछ ऐसे राजनेता भी हुए हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए थे। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात 1920 में शुरू हुआ, तो उस वक्त भारत में कौन वायसराय थे? भारत में वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1922 तक जो है यह आंदोलन चलता है। 5 फरवरी 1922 को, चूँकि उससे पहले 4 फरवरी 1922 को यूपी के जो गोरखपुर ज़िला है वहाँ चौरी चौरा कांड की घटना हुई, यानी एक स्टेशन को जो है पुलिस स्टेशन को ये किया गया था। तो गांधी जी किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। यही कारण था कि 5 फरवरी 1922 को गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को अचानक से स्थगित कर दिए थे और उससे गांधी जी से जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग नाराज होकर के ये लोग अपना अलग एक स्वराज पार्टी बनाए थे 1923 में। याद रखिएगा। तो ये जो असहयोग आंदोलन है उस संदर्भ में कोई भी प्रश्न आएगा तो हम यकीन करते हैं कि आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों इसलिए हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है, इससे आप फ़ायदा उठा पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि का जो है दोस्तों की भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। सवाल 22 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, 22वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी के चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को किस नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो देश बंधु चित्तरंजन दास की रचित पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। और इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक है, मिलता जुलता नाम है, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल अगला है कि जनरल माइक ओ डायर जिसने यहाँ जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या जो है यह किया था उधम सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। यानी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, अगर बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो याद रखिए यह संविधान के भाग 4 में, और अगर अनुच्छेद की बात पूछा जाए आपसे तो यह भी याद रखिएगा कि यह अनुच्छेद 36 से जो है 51 के बीच स्थित है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच स्थित है। तो यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित क्या किया गया है? तो सम्मिलित किया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, या फिर सरकार की
स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए या फिर सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो 24वां का जो इसमें चारों ऑप्शंस में से लास्ट के 3 गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मुख्य रूप से संविधान में सम्मिलित किया गया है कि यानी एक ऐसा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए जिसमें सभी नागरिकों का कल्याण हो सके। सवाल अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए अस्पृश्यता का उन्मूलन तो यह मौलिक अधिकार में शामिल है, यानी हम किसी को जात, धर्म, भाषा, रंग, लिंग इस आधार पर उसके साथ हम किसी प्रकार का भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं। खासकर छुआछूत जैसी कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती है, यह मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन है, आने जाने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता भी जो है उसका मौलिक अधिकार है, कहीं भी आने जाने की, सफ़र करने की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन है यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य को इस बात के लिए जो है समझिए तो निर्देशित किया जाता है इसके तहत कि राज्य जो है कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करेगा जिससे लोगों का कल्याण हो सकेगा। जन कल्याण के लिए यह राज्य को करना है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, नीचे जो निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं इसमें से गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है। तो श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण या फिर स्वशासन में प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुष एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्यपालिका को से न्यायपालिका को पृथक करना। तो महात्मा गांधी का जो था वो स्वदेशी अपनाना और जो है ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार के अवसर की बात थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन यह महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित यह सिद्धांत है। सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो यह निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एवं कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2001 के तहत इसको मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है 2001 में, और यह मौलिक अधिकार है। RT 2009 के तहत जो है अब कोई भी आदमी बच्चा को जो है यहाँ इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। तो ये 14 वर्ष तक की आयु से कि बच्चों को राज्य जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि शिक्षा के लिए कितने अवसर उपलब्ध है। आंगनवाड़ी केंद्र है, फिर बाल वाटिका है, और उसके बाद स्कूल में जो है प्राइमरी स्कूल है जहां चाक गतिविधि के द्वारा बच्चों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जो है यहाँ बल्कि क्लास 8 तक जब बच्चा कंप्लीट करता है वहां तक उसकी आयु 14 वर्ष की लगभग पहुंचती है, और उस आयु तक बच्चों से न पुस्तक मुफ्त दिया जाता है और उसी प्रकार ड्रेस मुफ्त दिया जाता है। खाने की MDM के द्वारा जो है मिड डे मील की व्यवस्था है। ये सारा राज्य सरकार जो है इसको करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। सवाल अगला है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो संसद का जो निचला सदन है जिसको लोकसभा के नाम से जानते हैं उसमें जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, अर्थात जो लोकसभा है यह प्रतिनिधि सभा के रूप में जाना जाएगा। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अभी मैक्सिमम 543 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि 2026 में इसका परिसीमन होना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, तीसरा अंग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, इसमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तो तीसरा अंग कौन सा है। तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी जो बिल होता है लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा जब उसको पारित करता है तो फिर राष्ट्रपति
महोदय का या राष्ट्रपति महोदया जो भी उस वक्त पद पर होते हैं उनका सिग्नेचर होने के पश्चात वो एक्ट यानी कानून बनता है। तो इसलिए संविधान में जो संसद का 3 अंग कहा गया है वो तीसरा अंग राष्ट्रपति हैं। दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को आपको कवर करते चल रहे हैं पूरे विश्लेषण के साथ, इसलिए आपसे अब रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसी भी विधेयक के लिए हो सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए